दोस्तों, यदि आप डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में विश्वास करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम सब जानते हैं आज से 14 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आया। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। बिग बैंग के कारण हमारे यूनिवर्स की रचना हुई, एक धमाका हुआ और हमारा ब्रह्मांड बन गया। दोस्तों, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया, जिसमें हमारा सूर्य और उसके ग्रह थे। जब हमारी पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ तो एक कोशिका जीवन से शुरू हुआ। विकासवाद के साथ साथ ये एक कोशिका जीव बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित होते गए। अगर हम मानवों की बात करें तो सबसे पहला आदि मानव आज से 25 लाख साल पहले पृथ्वी पर उदय हुआ। इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसे हमने आदि मानव के नाम से संबोधित किया। दोस्तों, लगभग 3 लाख साल पहले यूरोप के ऊपर होमो नेंडरथेल्स अस्तित्व में आए। ये भी आदि मानव की ही एक जाति थी। इसके बाद 1 लाख साल पहले एशिया के अंदर होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। जावा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग इसी समय पे यानी 1 लाख साल पहले सोलियसिस अस्तित्व में आए। दोस्तों, आज से 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ईस्ट अफ्रीका में अस्तित्व में आए। होमो सेपियंस वो जाति थी जिसे हम आज का मनुष्य कहते हैं, आज का मानव कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रजाति थी जिसने पूरी दुनिया के मानवों पर डोमिनेंस किया, राज किया। आज हम इसी डोमिनेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे राज किया, किस तरह से उन्होंने अलग अलग क्रांतियों का सूत्रपात किया और इन्हीं क्रांतियों के कारण आज का मानव बन पाया। दोस्तों, सबसे पहली क्रांति जो आज से 70,000 साल पहले हुई, उस क्रांति का नाम था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति। उससे पहले मनुष्य का दिमाग छोटा होता था, उसके दांत और उसकी आंतें बड़ी होती थी। इसका कारण ये था कि मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करता था और उन्हें खाने के लिए, उस मांस को पचाने के लिए हमारी आंतों का साइज बड़ा होता था, उसका आकार बड़ा होता था। उसे फाड़ने के लिए हमारे दांत बड़े होते थे, लेकिन हमें दिमाग की कम आवश्यकता थी तो हमारा दिमाग छोटा होता था। दोस्तों, आग के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। आग के आविष्कार से पहले फूड चेन का बादशाह लायन और टाइगर होते थे। यही सबके ऊपर डोमिनेंस करते थे, सब इनसे डरते थे। लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, मनुष्य ने पशुओं को मारकर, जंगली जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया, जिससे उनके दांत, उनकी आंतें छोटी होनी शुरू हो गई और उनके दिमाग का साइज बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे ही दिमाग का साइज बढ़ा, दिमाग का आकार बढ़ा, एक क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसे हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति के कारण ही सब कुछ बदला। दोस्तों, जब मनुष्य अपने आकार में आने लगा, अपनी शेप में आने लगा, दिमाग के विकास के साथ साथ भाषाओं का निर्माण हुआ। दोस्तों, इसी आग के कारण ही नए नए टूल्स की इनोवेशन हुई, हथियार बनाए गए और इन हथियारों के द्वारा मनुष्य ने बड़े बड़े प्राणियों को, जीव जंतुओं को मारना आरंभ किया, जिससे उसका दिमाग विकसित हुआ। उसके बाद लैंग्वेज यानी भाषा अस्तित्व में आई और भाषा के अस्तित्व में आने से एक कम्युनिकेशन आसान हो गया, आदान प्रदान आसान हो गया। वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने लगे और इस भाषा के निर्माण ने एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया। बढ़ती हुई आबादी और भोजन की कमी ने उन्हें माइग्रेट करने के लिए प्रेरित किया। वो नई नई जगह तलाशने लगे, अलग अलग द्वीपों की खोज हुई। अफ्रीका से ये लोग पहले एशिया में और फिर अमेरिका की तरफ पहुंचे। पहले ये साइबेरिया गए, साइबेरिया से अलास्का गए, उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका आए और उसके बाद ये जावा और ऑस्ट्रेलिया में फैल गए। दोस्तों, इस तरह से होमो सेपियंस पूरी दुनिया में फैल गए। इन्होंने नई नई जगहों की खोज की और अपनी बस्तियां हर जगह बसाने का काम किया। इस सारी कवायद के अंदर एक बहुत बड़ी खास बात हुई। दोस्तों, मनुष्य स्थायित्व को प्राप्त हो गया। एक दूसरी क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी कृषि क्रांति। लगभग 12,000 साल पहले मनुष्य एक जगह स्टेबल हो गया। जब वो बस्तियां बनाकर रहने लगा, जब वो कृषि करने लगा, खेती करने लगा, तो उसकी जनसंख्या भी बढ़ने लगी। इस तरह से इस दूसरी क्रांति ने, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने मनुष्य के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन पैदा किए। पहले छोटे ग्रुप बने, समूह बने, गांव बने, कस्बे बने और फिर इस तरह से बड़े बड़े शहरों का निर्माण होने लगा। ये सारा संभव हुआ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से, कृषि क्रांति से। दोस्तों,
तुर्की और यूरोप के अंदर गेहूं की खेती होने लगी, अमेरिका के अंदर मिलेट की खेती होने लगी, कॉर्न की खेती होने लगी, साउथ अफ्रीका के अंदर पोटैटो की खेती होने लगी, अफ्रीका के अंदर मिलेट की खेती होने लगी और एशिया के अंदर राइस उगाया जाने लगा। इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग फसलों ने आकार लिया, अलग अलग फसलें उगाई जाने लगी। इस एग्रीकल्चर क्रांति के कारण ही मनुष्य सभ्य बनना शुरू हुआ। वो घुमक्कड़ से, खाना बदोश से एक जगह रहने लगा। उसने परिवार बनाने शुरू किए, शादियों की परंपरा शुरू हुई और शादियाँ हुई, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। लेकिन उसने और बीमारियों को भी आमंत्रण किया। लोग भुखमरी से भी मरने लगे और बीमारियों से भी मरने लगे, कुपोषित होने लगे। इसका कारण ये था, जब मनुष्य घुमंतु था तो वो एक हफ्ते के अंदर 30 घंटे काम करता था, और जब मनुष्य बस गया, उसने बस्तियां बनाना शुरू कर दी, एग्रीकल्चर का विकास करना शुरू कर दिया, खेती करनी शुरू कर दी, तो उसे एक हफ्ते के अंदर 60 घंटे काम करना पड़ता था, क्योंकि कृषि के अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और भोजन के अंदर पोषण भी पूरा नहीं मिल पाता। उसके अंदर एक लिमिटेशन होती है तत्वों की। लेकिन जब वो घुमंतु था तो वो फल फ्रूट खाता था, ड्राई फ्रूट खाता था, मांस भक्षण करता था, तो उससे वो सारी चीज़ें उसे मिल जाती थी कि उसे स्वस्थ रखती थी, उसे बीमारी से बचा कर रखती थी। घूमने फिरने के कारण उसका शरीर स्वस्थ रहता था, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती थी। तो कृषि क्रांति के कारण मनुष्य को जहाँ कुछ लाभ हुए, वहाँ कुछ नुकसान का भी सामना करना पड़ा। मनुष्य ने इमेजिन रियलिटी को जन्म दिया, भगवान की रचना हुई, अलग अलग व्यक्तियों ने अपने हिसाब से भगवान का निर्माण करना शुरू किया। ये सारे नेचर पे, आपत्तियों पे निर्धारित होते थे। पैसे की उत्पत्ति हुई, मनी चलन में आया। पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद कांसे की, लोहे की, तांबे की, जैसे जैसे समय बदलता गया अलग अलग मुद्राएं प्रचलन में आती गई और फिर नोट का आविष्कार हुआ। इस इमेजिन रियलिटी के साथ साथ मनुष्य नेचुरल रियलिटी के भी करीब था, यानी एक बार में ड्यूअल रियलिटी से उसका सामना होता था। जब मनुष्य बस्तियां बसाकर रहने लगा तो उसमें झगड़े भी होने लगे, आर्मी बनाई गई, राजा बने, राजा के अस्तित्व में आने के साथ ही रजवाड़ों का, राज्यों का उदय हुआ। इस तरह से मनुष्य एक यूनिफिकेशन की तरफ चला। दोस्तों, इस यूनिफिकेशन के अंदर 3 चीज़ों ने अहम भूमिका निभाई, धर्म ने, राजनीति ने और पैसे ने। धर्म एक ऐसी इमेजिन रियलिटी थी जिसका देखने में कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग धर्मों का हिस्सा होने लगा और इन धर्मों ने पूरी दुनिया पर रूल करना आरंभ किया। तो इस तरह से एक यूनिफिकेशन हुई जिसने मानव को जोड़े रखा। धर्म के बाद आइडियोलॉजीज का नंबर आया, अलग अलग आइडियोलॉजी लोगों ने अपनाई, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, और इन आइडियोलॉजी ने एक बहुत बड़ा प्रभाव मानव सभ्यता के ऊपर डाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक रेवोल्यूशन और आई जिसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा गया। लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप इसका केंद्र बना। नई नई विज्ञान की खोजें होनी शुरू हुई, न्यूटन के नियम आए, अन्य नियम आए, ब्रह्मांड के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इन सारे नियमों ने जैसे चमत्कार ही कर डाला। जो हमारी सोच पहले थी, धर्म के अंदर जो बातें हमें समझाई गई थी, जो शास्त्रों के अंदर चीज़ें हमें दिखाई गई थी, वो सारी उल्टी होने लगी। धर्म के हिसाब से जो पृथ्वी स्थिर थी और सूरज उसके चारों तरफ घूमता था, विज्ञान के हिसाब से वो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती थी। सन सेंट्रिक थ्योरी सामने आई। तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से बदलने लगी। यूरोप के कई देशों ने एक्सपीडिशंस को स्पॉन्सर करना शुरू किया और अलग अलग एक्सपीडिशन की वजह से यात्री अलग अलग जगह पर जाते, नई नई जगहों की खोज करते और वहाँ के भंडारण को, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते और उस देश को अमीर बनाने में हेल्प करते। एग्जाम्पल के रूप में हम कोलंबस ले सकते हैं, जिसने अमेरिका की खोज की। दोस्तों, कोलंबस को स्पॉन्सर किया था स्पेन के एम्पायर ने। इससे स्पेन अमेरिका के रिसोर्सेज यूज़ करके बहुत अमीर देश बन गया। दोस्तों, इसके बाद साम्राज्यवाद की रचना हुई। यूरोप के राजाओं ने देखा कि दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम अपने लिए किस तरह से इस्तेमाल करें। उन्होंने व्यापार टुकड़ियाँ पूरी दुनिया के अंदर भेजी और यूरोप ने सबसे ज़्यादा औपनिवेशिक बनाए। सबसे बड़ा साम्राज्यवाद का जो गढ़ था, साम्राज्यवाद की धुरी थी, वो यूरोप बना। भारत भी यूरोप के ही एक देश, इंग्लैंड जिसे हम यूके, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसका एक उपनिवेश था और बहुत लंबे समय तक भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार करने के लिए थी, लेकिन वो भारत में बस गई, उसने हम पर कब्जा कर लिया और हमारे
बहुत से संसाधनों को लूटा। 250-300 साल तक भारत के ऊपर वो राज करके गए और बहुत सारी संस्कृति सभ्यता को तहस नहस करके गए। इस तरह से इस साम्राज्यवाद ने दुनिया के बहुत देशों को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद जो चौथी रेवोल्यूशन आई उसका नाम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मनुष्य के रहन सहन के तरीके में किया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाने लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाने लगी। उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता था। स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन ने जैसे ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम बदल दिया। ट्रेन से सामान एक दूसरी जगह जाना आसान हो गया। फैक्ट्रियों की वजह से सामान प्रोड्यूस ज़्यादा होने लगा। कंज्यूमरिज्म का ज़माना आया। लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन संयुक्त परिवार इस सामान को बेचने के खिलाफ थे, क्योंकि वो संयुक्त इकट्ठे रहते हुए कम सामान के अंदर गुजारा कर लेते थे। सरकारों ने संयुक्त परिवारों से एकल परिवार बनाने के लिए हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, पुलिस की व्यवस्था की, ताकि आम लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई जा सके जिनकी उनको ज़रूरत होती है। और इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जब सामान की उत्पत्ति होने लगी, उसके बेचने वाले ज़्यादा होने लगे, सामान ज़्यादा होने लगा, खरीदने वालों की संख्या कम होने लगी, तो क्रेडिट यानी उधार का प्रचलन आया। क्रेडिट कार्ड्स आए। उन क्रेडिट कार्ड की वजह से हर व्यक्ति आसानी से उन चीज़ों को भी खरीद पाता था जिसे खरीद पाने की उसकी हैसियत नहीं होती थी। वो किश्तों में उसे लेने लगा। इस तरह से कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिला। पूरी दुनिया के अंदर उपभोक्तावाद ने अपने पांव जमा लिए। दोस्तों, आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज का युग इंफॉर्मेशन एज का युग है। आज का युग डिजिटल युग है। आज नैनो टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोनिक आर्म्स और दुनिया भर की नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। ये सभी टेक्नोलॉजी आने वाले समय में मनुष्य को, ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनाने का काम करेंगी। ये एक ऐसे मानव का निर्माण करेंगी जो अपने आप में महामानव कहलाने के योग्य होगा। जो शक्तियाँ हम देवता में देखते हैं, वही शक्तियाँ आने वाले समय में इन सुपर ह्यूमन्स में होगी और ये पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा करने की क्षमता रखेंगे और ये ऐसे ऐसे चमत्कार करने की क्षमता रखेंगे जिन्हें अभी हम सोच सकते हैं या कल्पनाओं में, फैंटेसीज में या फिल्मों में देख सकते हैं। दोस्तों, युवाल नोआह हरारी इस किताब के लेखक हैं। इस किताब का नाम है होमो सेपियंस। इस किताब के अंदर उन्होंने मानव जाति के संक्षिप्त इतिहास 25 लाख साल पहले, जब से आदि मानव अस्तित्व में आया, तब से लेके अब तक होमो सेपियंस मानव ने जो प्रगति की है, जो सभ्यताओं की रचना की है, जो संस्कृतियों की रचना की है, उन सब के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक किताब अच्छी लगी होगी। अब मैं सारी बातें एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा। सेपियंस में है मानव जाति का अब तक का इतिहास। युवाल नोआह हरारी की बुक जगाती एक नव जिज्ञास। 25 लाख साल पहले आदि मानव अस्तित्व में आए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम था, ये प्राणी थे ऐप कहलाए। 3 लाख साल पहले यूरोप में नेडरथेल्स का उदय हुआ। इरेक्टस जन्मे एशिया में, सोलियसिस जावा में हुआ। सबसे बुद्धिमान प्रजाति पूर्वी अफ्रीका में हुई। नाम था इनका होमो सेपियंस, पूर्वजों से जो विकसित हुई। 70,000 साल पहले आज से संज्ञानात्मक क्रांति का उदय हुआ। छोटे दांत और आंत के साथ बड़े दिमाग का उदय हुआ। विशाल जीव जंतुओं को डराना आग द्वारा ही संभव हुआ। हथियारों के द्वारा सेपियंस फूड चेन का बादशाह हुआ। बढ़ती आबादी, घटते भोजन से सेपियंस का स्थानांतरण हुआ। पहले यूरोप और एशिया में फैले, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गमन हुआ। सेपियंस के यहाँ आने से बड़े जीवों का क्षरण हुआ। अन्य मानव प्रजातियों का भी इन महाद्वीपों में मरण हुआ। बड़े समूह में रहने लगे ये। कृषि क्रांति का उदय हुआ। 12,000 साल पहले फसलों का बोना शुरू हुआ। यूरोप में गेहूं, एशिया में चावल, अफ्रीका में बाजरा शुरू हुआ। उत्तरी अमेरिका में मक्का का, दक्षिणी में आलू था पैदा हुआ। घुमंतु प्रवृत्ति को छोड़ा जब, तब किसानों का उदय हुआ। भाषा ज्ञान से फिर इनका पूरा जीवन परिवर्तित हुआ। धर्म और मुद्रा के चलन से जीवन बहुत संगठित हुआ। बड़े समूहों के संचालन को राजा राज्यों का उदय हुआ। लड़ाइयाँ लड़ी गई थी तब, सेनाओं का भी उद्भव हुआ।
साम्राज्यवाद की होड़ लगी, उपनिवेशों का उदय हुआ, विभिन्न देवों की कल्पना से कई धर्मों का उदय हुआ। इन धार्मिक मान्यताओं से सेपियंस था विभाजित हुआ। धर्मों के अलावा भी अन्य वादों में ये उलझता रहा। पूंजी साम्य और राष्ट्रवाद से वो था फिर प्रभावित हुआ। 16वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का उदय हुआ। नई नवीन खोजों से दुनिया में एक नवजीवन उदित हुआ। पहले लकड़ी फिर कोयला, स्टीम इंजन का उदय हुआ। लाखों औद्योगिक इकाइयों से विभिन्न सामान उत्पन्न हुआ। संयुक्त परिवार श्रृंखला टूटी, परिवारों का विभाजन हुआ। ग्राहकवाद के छा जाने से एकल परिवारों का उदय हुआ। आग ने हमें शक्ति थी दी, वार्तालाप ने सहयोग किया, धन ने एक दूसरे में भरोसा, कृषि ने हमें स्थायित्व दिया, अंतर विरोधों ने संस्कृतियां दी, विज्ञान से तकनीक उदय हुआ। इस तरह से हमारी धरती पर सेपियंस का राज्य कायम हुआ। इस तरह से हमारी धरती पर सेपियंस का राज्य कायम